अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नाम दानिश से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में से नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक के बारे में सबसे पहले बताया गया कि इट इज़ अ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू द वास्कुलर लेजन। ठीक है, किसी वास्कुलर लेजन की वजह से फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाए उसको हम स्ट्रोक कहेंगे। अब देखिए, जो स्ट्रोक होता है यूजुअली रैपिड ऑनसेट का होता है। ठीक है, अचानक से हो जाता है और बाय डेफिनेशन ये लॉन्गर देन 24 आवर्स लास्ट करेगा इफ़ द पेशेंट सर्वाइव्स। ठीक है, पेशेंट सर्वाइव कर रहा है और मोर देन 24 आवर्स अगर ये लास्ट करे तो ये स्ट्रोक होता है, क्योंकि लेस देन 24 आवर वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो उसको हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो मोर देन 24 आवर स्ट्रोक लास्ट करता है। ये प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट को वीकनेस होगी, या तो परमानेंट होगी या ट्रांजिएंट, ऑफ लिम्स ऑन वन साइड। ठीक है, एक साइड के लिम्स की वीकनेस होगी, और ऑफन विद अ लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीच, साथ में उसकी स्पीच भी अफेक्ट होगी। इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होगी। अब सेरेब्रोवास्कुलर जो डिजीज़ होती हैं, यानी कि सेरेब्रल ब्लड वेसल्स की जो डिजीज़ हैं, वो कैसे प्रेजेंट करेंगी? एक तो या अक्यूट फोकल स्ट्रोक होगा इन्फाक्शन की वजह से या हेमरेज की वजह से, या तो इन सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ में इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो है वो पेशेंट का डिक्लाइन करेगा, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, ड्यू टू द ग्रेजुअल सेरेब्रल इस्कीमिया। ग्रेजुअल इस्कीमिया हो रही है, उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शन डिक्लाइन करेगा, या फिर अक्यूटली वहाँ पे इन्फाक्ट या हेमरेज की वजह से अक्यूट फोकल स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ प्रेजेंट कर सकती हैं। अब स्ट्रोक का इंसिडेंस जो है बताया गया कि 40 ईयर्स की एज के बाद होता है। एज सेक्स में मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, मेल टू फीमेल रेशो 1.5:1। स्ट्रोक जो है ना, दो मेन वजूहत जो सेरेब्रल इन्फाक्शन एंड सेरेब्रल हेमरेज, इनमें इन्फाक्शन जो है उसका इंसिडेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से अगर स्ट्रोक हो 80 to 85%, हेमरेज की वजह से 15 to 20%। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्ट्रोक के, जो मॉडिफाइबल भी हैं, नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, उनमें हमने कैटेगराइज किया। तो नॉन मॉडिफाइबल जो नहीं हो सकते मॉडिफाई, उसमें एज, जेंडर में जो मेल जेंडर है उसमें ज़्यादा हो रहा था, इट कांट बी मॉडिफाइड। हेरिडिटरी, प्रीवियस कोई वास्कुलर इवेंट सच एज MI, स्ट्रोक और पेरिफेरल एम्बोलिज्म। ठीक है, ये नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाई जो किए जा सकते हैं स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स, उसमें आ जाता है हमारे पास हाइपरटेंशन। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हाई अल्कोहल इनटेक, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, ये सारे मॉडिफाई किए जा सकते हैं रिस्क फैक्टर्स स्ट्रोक के। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी स्ट्रोक की, स्ट्रोक को हमने डिवाइड किया दो ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ अकरेंस इनटू सेरेब्रल इन्फॉक्शन। ठीक है, जिस तरह से इसका पैथोफिजियोलॉजी होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ अकरेंस है, उस हिसाब से हमने इसको, एक तो या तो सेरेब्रल इन्फॉक्शन होती है, दूसरा इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज होती है। इन्फॉक्शन वाले को हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, अगर हेमरेज हो तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक। सबसे पहले डिटेल में सेरेब्रल इन्फॉक्शन यानी इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में बताया गया है कि इसमें क्यों इस्कीमिया होती है, क्यों इन्फाक्ट बनता है। इसमें ऑक्लूजन हो जाती है मेजर आर्टरी की, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है ब्रेन की तरफ वो कम हो जाएगा, उसके नतीजे में इस्केमिक इंजरी हो जाएगी ब्रेन को, तो हम कहेंगे सेरेब्रल इन्फॉक्शन। अब ये जो ऑक्लूजन हुई मेजर आर्टरी की, वो क्यों हुई? वो या तो थ्रोम्बोसिस की वजह से होगी या एम्बोलिज्म की वजह से। थ्रोम्बोसिस में जहाँ पे जो साइड है एथेरोस्क्लेरोसिस की इन द इंट्राक्रेनियल या एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरी, उसमें एग्जांपल है जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एट इट्स ओरिजिन, ये आपने याद रखना है, वहाँ पे ओक्लूजन होगी इंटरनल कैरोटिड के ओरिजिन पे। और दूसरा वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी, तो ये जो है वो साइड्स होती हैं थ्रोम्बोसिस की, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होगी और इसकी वजह से वास्कुलर ऑक्लूजन होगी, ब्रेन को इस्कीमिया होगा और इन्फॉक्शन हो जाएगा। दूसरा है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म ऑफ अ थ्रोम्बस फ्रॉम एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरी और हार्ट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक है, ये होगा किसी एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरी से या हार्ट से भी अराइज कर सकता है, वो जाके सेरेब्रल आर्टरीज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्रेन में इस्कीमिया और इन्फॉक्शन होगी। उसके बाद कह रहा है कि वंस डिप्राइव्ड ऑफ द ब्लड सप्लाई, वो थ्रोम्बस की वजह से भी या एम्बोलिस की वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगा, तो सेरेब्रल टिश्यू में इन्फॉक्शन हो जाएगी कुछ ही मिनट्स के अंदर। जो डैमेज न्यूरॉन्स होंगे वहाँ पर, ग्लिया, वो बिल्कुल एडिमेटस हो जाएगा कुछ घंटों के अंदर, एडिमा हो जाएगी। अब ये जो रिजल्टेंट सेरेब्रल एडिमा है उससे और ज़्यादा फर्दर डैमेज होगा, और फर्दर जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है और इम्पेयर होगा, क्योंकि वो प्रेशर देगा और डैमेज करेगा। फिर बताया गया कि
यहाँ पर ये सारा जो है वो सेरिब्रल इन्फाक्शन यानी इस्कीमिक स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी थी। अब सेरिब्रल हेमरेज यानी हेमरेजिक स्ट्रोक जो है उसमें भी फर्दर वो या तो प्राइमरी इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हो सकती है या वो सब एरेक्नॉइड हेमरेज होगी। प्राइमरी इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज की डिटेल है कि इसमें जो स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज या आर्टीरियोल्स होते हैं उनके रप्चर की वजह से हेमरेज होगी ब्रेन के अंदर। वो क्यों रप्चर कर रहे हैं? क्योंकि वो वीक हो गई हैं बाय हाइपरटेंशन की वजह से, या एथरोमेटिस उनमें डीजेनरेशन हो गई है और उस वजह से माइक्रो एन्यूरिज्म बनते हैं। जब माइक्रो एन्यूरिज्म बनेंगे तो वाल वीक होगी और वो ब्लीड करेगी। तो ये मेन कॉज होता है प्राइमरी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का, ठीक है, हाइपरटेंशन या एथरोमेटिस डीजेनरेशन लीडिंग टू माइक्रो एन्यूरिज्म एंड रप्चर। अब ये जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है ये 3 डिस्टेंट साइट्स होती हैं जिन पे ज़्यादातर होता है, सेरिबेलम, पांस एंड इंटरनल कैप्सूल। सेरिब्रल हेमरेज जो है ये फैटल हो सकता है अगर उसमें सेकेंडरी कंप्रेशन हो जाए ब्रेन स्टेम की, यानी सेरिब्रम में हुआ है हेमरेज लेकिन वो कंप्रेस कर रहा है ब्रेन स्टेम को सेकेंडरीली, तो बिल्कुल ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, फैटल होती है। उसके बाद आता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो है डेवलप करता है फ्रॉम द रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म एट द सर्कल ऑफ विलिस। दो हमने मेन इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के कॉजेज पढ़े, प्राइमरी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज या फिर सब एरेक्नॉइड। तो सब एरेक्नॉइड में भी सर्कल ऑफ विलिस में ही एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग जो है वो सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहलाएगी। ठीक है, ये तो डिटेल में हमने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की, पहले इस्कीमिक स्ट्रोक की और उसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक। अब आता है कॉजेज़ इस्कीमिक स्ट्रोक के हम देखेंगे, फिर हेमरेजिक के अलग कॉजेज़ देखेंगे। सबसे पहले हमने जो इस तरह पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की कि इस्कीमिक स्ट्रोक में या थ्रोम्बोसिस हो रही थी, ब्लॉक हो रही थी वेसल थ्रोम्बोसिस की वजह से या एम्बोलिज्म की वजह से, तो उसकी वजह से फिर इस्कीमिया हो रही थी। अब थ्रोम्बोसिस के फर्दर कॉजेज़ हैं, या तो ये थ्रोम्बोसिस एक्स्ट्रा क्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुई है, इंट्रा क्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस, वास्कुलाइटिस, ब्लड डिसऑर्डर्स, आर्टीरियल डायसेक्शन, मिसकेलेनियस। एक्स्ट्रा क्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करेगा ओरिजिन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ओरिजिन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ओरिजिन ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, ये आपने एक्स्ट्रा क्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस की साइट्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज के ओरिजिन पे हो रहा है। ठीक है, और ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक होता है ना, ये इटसेल्फ आर्टीरियल स्टीनोसिस करवा देते हैं, उसको नैरो कर देते हैं, या फिर ये थ्रोम्बस की फॉर्मेशन करेंगे ऑन अल्सरेटेड सरफेस ऑफ अ प्लैक ऑक्लूडिंग द वास्कुलर लूमेन। ठीक है, ये हमने पूरी पैथोफिजियोलॉजी फोर्थ ईयर में बेसिक में पढ़ी थी किस तरह से प्लैक बनता है। तो वो खुद भी लूमेन को नैरो करता है और या फिर वहीं पे वो अल्सरेट करेगा तो वहाँ पे फर्दर थ्रोम्बस बनेगा और ऑक्लूड करेगा लूमेन को। दूसरा थ्रोम्बोसिस होती है इंट्राक्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा क्रेनियल थी, क्रेनियम से बाहर है, उनके ओरिजिन पे है, और ये इंट्राक्रेनियल वहीं पे ही कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है तो जाहिर सी बात है इन्फाक्ट होगा, इस्कीमिया होगी, इन्फाक्ट होगा और स्ट्रोक होगा। तीसरा वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस में आपने याद रखना है कि टेम्पोरल आर्टराइटिस, पोली आर्टराइटिस नोडोसा, बैक्टीरियल या ग्रेन्युलोमेटस आर्टराइटिस ड्यू टू मेनिंजाइटिस, या ट्यूबरक्यूलोसिस और फंजाई, ये सारी वास्कुलाइटिस जो है वो स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक में का बायस बनती है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, ये जाके थ्रोम्बोसिस करवाएंगे। ब्लड डिसऑर्डर में अगर पोलीसाइथीमिया हो तो विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस में भी इसी तरह डीआईसी में भी जो है क्लॉट्स बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्लॉट्स बनते हैं, तो वो जाके थ्रोम्बोसिस करवाएंगे और इस्कीमिक स्ट्रोक। नंबर 5 कॉज है थ्रोम्बोसिस का आर्टीरियल डायसेक्शन। आर्टीरियल डायसेक्शन भी हाइपरटेंशन ही उसका मेन कॉज होता है, जिसमें पहले एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होती है और वो डायसेक्शन हो जाती है, तो कैरोटिड की, वर्टिब्रल या इंट्राक्रेनियल आर्टरीज की डायसेक्शन की वजह से थ्रोम्बोसिस होगी। एंड लास्टली मिसकेलेनियस में कोकेन और एम्फेटामिन भी थ्रोम्बोसिस करवाएंगी। इसी तरह कुछ एम्बोलिज्म के कॉजेज़ हैं। एम्बोलिज्म में हमारे पास कार्डियक सोर्स भी है एम्बोलस की, जो अगर कार्डियक में एट्रियल फिब्रिलेशन हो। दूसरा मायोकार्डियल इन्फाक्शन, स्पेशली आपने याद रखना है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में जो एंटीरियर वॉल एमआई है उससे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंटीरियर वॉल के एमआई से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है और वही एम्बोलस बन के इस्कीमिक स्ट्रोक करवाता है। ठीक है, थर्ड कार्डियक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म है कार्डियोमायोपैथीज। ठीक है, 3 टाइप की होती हैं कार्डियोमायोपैथीज, उनमें भी एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं। इसके अलावा माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक वाल्व्स,
एट्रियल मिक्सोमा, ठीक है, ये सारे कार्डियक कॉजेज जो है एम्बोलिज्म फॉर्मेशन करवाएंगे। दूसरा होता है एथरो एम्बोलिक आर्टीरियल सोर्स, यानी एक तो कार्डिक सोर्स थी एम्बोलिज्म की, दूसरी एथरो एम्बोलिक आर्टीरियल सोर्स। इसमें क्या होता है कि जो एथरोमेटस प्लैक है वही उसी की अल्सरेशन हो जाए तो उससे जो नेक्रोटिक मटीरियल है वो डिसलॉज हो जाएगा और वही एज ए एम्बोलाय सर्व करेगा, क्योंकि वही एथरोमेटस प्लैक ही डिसरप्ट होकर एम्बोलाय बना है। दूसरा हाइपर कोएगुबल स्टेट हो, जैसे किसी को थ्रोम्बोसिस, ऐसी कोई हाइपर कोएगुबल स्टेट है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो और एम्बोलिज्म हो, जैसे कैंसर में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से, एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स की डेफिशिएंसी जैसे फैक्टर सी, एस, एंटीथ्रोम्बिन 3, ये अगर डेफिशिएंट हो तो हाइपर कोएगुबल स्टेट हो जाएगी, या फिर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हाइपर कोएगुबिलिटी होगी और एथेरोएम्बोलिक आर्टीरियल सोर्स यही है जिसकी वजह से एम्बोलिज्म बनेगा और वो इस्केमिक स्ट्रोक करवाएगा। अब आ जाते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के फर्दर कॉजेज़ पे। हेमरेजिक स्ट्रोक मैंने आपको बताया कि उसमें हाइपरटेंशन हो जाती है या फिर आर्टीरियल डीजनरेशन की वजह से जब माइक्रो एन्यूरिज्म बनते हैं तो वही इंट्रासेरेब्रल हेमरेज करवाएंगे। तो वो क्यों हो रही है वो एन्यूरिज्म फॉर्मेशन, हेमरेज क्यों हो रही है इंट्रासेरेब्रली, उसमें हाइपरटेंशन मेन कॉज हमने पढ़ा, रप्चर्ड सेरेब्रल एन्यूरिज्म को रप्चर हुआ है जो माइक्रो एन्यूरिज्म बने हैं, एट्रियोवेनस मेलफॉर्मेशन रप्चर हुई है, या पेशेंट को कोई सिस्टेमिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और या फिर वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर है जिसकी वजह से इजीली ब्लीड कर रहा है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर, हेमरेजिक इन्फार्क्ट हुआ है उसको, कोकेन एंड एम्फेटामिन अब्यूज़, ठीक है, और ट्रॉमा की वजह से, अमाइलॉइड एंजियोपैथी जो कि एज रिलेटेड होती है, तो ये सारे हेमरेज करवाएंगे और हेमरेजिक स्ट्रोक का बाइस बनेंगे। अब स्पेशली क्लिनिकली सिम्टम्स को भी समझने के लिए हमें वास्कुलर सप्लाई ऑफ द ब्रेन को समझना होगा, ठीक है, जो वास्कुलर एनाटमी है हमारे ब्रेन की वो हमें समझ आएगी तो हमें सिम्टम समझ आएंगे कि क्यों हो रहे हैं ये सिम्टम। तो ब्रेन जो है उसको 4 मेजर वेसल्स सप्लाई करती हैं, कौन सी, इसमें जो है पेयर्ड इंटरनल कैरोटिड्स होती हैं और वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। अब हर एक जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो असल में रेटाइनल आर्टरी देगी और फिर स्कल में एंटर करेगी, डिवाइड करेगी इनटू द एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एंटीरियर इंट्राक्रेनियल सर्कुलेशन। इसी तरह जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं ये ओरिजिनेट करती हैं हमारी सब क्लेविन आर्टरीज से, ठीक है, और फिर वहाँ से ये इनसाइड द स्कल जाएंगी और हर एक ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये देगी पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, हर एक में से पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी निकलेगी और फिर फ्यूज़ करेंगी आपस में और जाके बना देंगी ये बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी फिर डिवाइड करेगी इनटू 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक हो गया। तो अब इसमें जो है कॉमन जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं उसकी 2 डिविजन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर भी फिगर में देखें तो ये जो होती है कॉमन कैरोटिड इनकी जो है 2 डिविजन्स होती हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल कैरोटिड। याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ये देखें, ये जो एक्सटर्नली जा रही हैं ये जाके सप्लाई करती हैं फेस को और स्कैल्प को ब्लड सप्लाई करेगी, जबकि ये इंटरनल कैरोटिड्स जो हैं ये वाली ये सप्लाई करेगी मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ सेरिबेलम, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड जाके सेरिबेलम के मोस्ट ऑफ द पोर्शन को सप्लाई करेगी। इसके अलावा अगर हम इन वर्टिब्रल आर्टरीज, ये जो सबक्लेविन है इनमें से निकल रही थी ना ये वर्टिब्रल, इन वर्टिब्रल की बात करें तो ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर 2/5 ऑफ द सेरिबेलम, 2/5 सेरिबेलम, सॉरी, तो 2/5 सेरिब्रम और पार्ट ऑफ सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, ठीक है, 2/5 ऑफ द सेरिब्रम, पार्ट ऑफ द सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम को सप्लाई करेगी वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। अब जो है नाम दानिश में टेबल बना हुआ है जिसमें ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन डिटेल में गिवन है। सब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल और वर्टिब्रो बेसल है। सबसे पहले एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को हम देखेंगे उसका कोर्स। अब याद रखिएगा ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ये मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करेगी एज फार बैक एज द पैराइटल लोब तक, ठीक है, मीडियल सरफेस को पैराइटल लोब तक, और इसमें आ जाता है पोर्शन ऑफ द मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेक्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रालेटरल लेग एंड ब्लेडर, ठीक है, मोटर और सेंसरी कॉन्ट्रालेटरल वाली लेग को और ब्लेडर कंट्रोल को ये ब्लड सप्लाई कर रही है, और इनहिबिटरी या मिक्चुरेशन जो सेंटर होता है उसको भी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी।
उसके बाद अगर इसकी बात करें मिडल सेरिब्रल आर्टरी की, तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी याद रखिएगा जो लेटरल सरफेस होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसको ये सप्लाई कर रही है लेटरली। ठीक है, ये हमने इन्फीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन हम देख रहे हैं, और इसको जो लेटरल सरफेस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का उसको मिडल करेगी, और उसमें भी उसका मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं फेस, हैंड, आर्म का। ठीक है, फेस, हैंड और आर्म को कर रही है, उनके मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स को। और इसके अलावा जो ब्रोकास और एरिया होता है जो कि हमारा एक्सप्रेसिव एरिया है, दूसरा वर्निकीज लैंग्वेज एरिया जो जो हमारा रिसेप्टिव लैंग्वेज एरिया होता है, वो भी सारे लेटरली होते हैं, उनको सप्लाई करेंगे। इस फिगर में भी देखिए ये लेटरली सप्लाई करती है, और ये फर्दर इसकी ब्रांचेस है, ये लेटरली। ठीक है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी है। तो एक्सप्रेसिव एरिया और रिसेप्टिव एरिया हो गए हमारे ब्रोकास और वर्निकी, और इसके अलावा मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स हैंड, फेस, आर्म का। तीसरा ये जो है ना विजुअल कॉर्टेक्स को भी सप्लाई करेगी, और लास्टली हमारा जो बेसल गैंग्लिया होता है उसको भी ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद आती है वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। ठीक है, वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी में जो वर्टिब्रल आर्टरी, बेसल आर्टरी और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये तीनों कलेक्टिवली बनाती हैं। ये ब्रेन स्टेम को भी कर रही हैं सप्लाई, थैलेमस को, और जो पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, पोस्टीरियो लेकिन मीडियल, पोस्टीरियो मीडियल, उसको जो है वो बेसिलर आर्टरीज जो है वो वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रेन स्टेम को, थैलेमस को और पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सारी करेंगी। वर्टिब्रल बेसिलर एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल की जो कॉम्बिनेशन है वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। उसके बाद आता है सिम्टम्स ऑफ द वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी इनसफिशिएंसी। ठीक है, अगर वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी जो मैं आपको पिक्चर में भी दिखाया है कि इन सारे एरियाज़ को सप्लाई कर रही है, तो इसकी अगर इनसफिशिएंसी हो तो कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे? एक आई का या दोनों आइज़ की जो विज़न है वो लॉस होगी, या पेशेंट को डबल विज़न की कंप्लेन होगा। ठीक है, विज़न अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा डिजीनेस, वर्टाइगो, क्योंकि सेरिबेलम सप्लाई हो रहा है तो वो डिस्टर्ब होगा। टिंगलिंग इन द हैंड्स और फीट, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट, नोजा, वॉमिटिंग, स्लर्ड स्पीच। ठीक है, सेंटर्स होते हैं सारे ब्रेन स्टेम में, नोजा, वॉमिटिंग भी हो रहा है, स्लर्ड स्पीच। और इसके अलावा चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस इंक्लूडिंग कन्फ्यूजन या लॉस ऑफ कॉशियसनेस होगी। सडन सीवियर वीकनेस होगी थ्रू आउट योर बॉडी विच इज़ कॉल्ड ड्रॉप अटैक। अचानक से सीवियर किस्म की वीकनेस हो जाए पूरी बॉडी में, ड्रॉप अटैक उसको कहते हैं। और लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, वीकनेस इन पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, बॉडी की कुछ हिस्से में वीकनेस। इसी तरह सिम्टम होते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की इनसफिशिएंसी के। तो उसमें जो है हमारे पास जो लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या मिडल सेरिब्रल आर्टरी, उसकी जो है इनसफिशिएंसी हो तो कौन से सिम्टम होंगे? हमें पता है कि ये जो लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड या मिडल सेरिब्रल आर्टरीज़ हैं, ये ब्लड सप्लाई करती हैं टू मच ऑफ द लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और जब ये आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो सिम्टम जो है वो राइट बॉडी वीकनेस के होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई करते हैं। ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग, राइट बॉडी में ही नमनेस होगी, और लॉस ऑफ विजन ऑन अ पोर्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ स्पेस। ठीक है, पेशेंट की जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो उसमें सारे सिम्टम हो रहे हैं, वो अफेक्ट हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट की जो है लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड अफेक्ट हुई है, या हम कहेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी अफेक्ट हुई है। ठीक है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कॉन्ट्रालेटरली जो है वो वैसे तो लेटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करेगी। एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव जो एरियाज थे, मोटर, सेंसरी कॉर्टेक्स, फेस एंड आर्म का, विजुअल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, तो ये सारे अफेक्ट होंगे। लेकिन जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वो अपोजिट कॉन्ट्रालेटरल साइड के, राइट साइड के। वेसल मेनली जो है लेफ़्ट साइड को सप्लाई करती है। उसके बाद है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या मिडल सेरिब्रल आर्टरी। जो राइट साइड की जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है या राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसकी अगर इनसफिशिएंसी हो तो उसमें अब ये वाली आर्टरीज जो होती है ना, ये ज़्यादातर ब्लड सप्लाई करती हैं राइट साइड ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, तो जब ये आर्टरीज ब्लॉक होंगे तो सिम्टम जो है वो लेफ़्ट बॉडी वीकनेस के होंगे, कॉन्ट्रालेटरल साइड की सिम्टम्स होंगे। लेफ़्ट बॉडी में नमनेस होगी, लॉस ऑफ विजन भी, और अ पोर्शन ऑफ द लेफ़्ट साइड ऑफ द स्पेस होगा। ठीक हो गया, तो हमने 3 तरह के जो है वो सिम्टम्स पढ़े कि वर्टिब्युलो बेसिलर आर्टरी इनसफिशिएंसी, फिर हमने लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड या मिडल सेरिब्रल का पढ़ा, फिर राइट इंटरनल कैरोटिड या राइट मिडल सेरिब्रल का जो है हमने इनसफिशिएंसी के बारे में देखा कि किस तरह सिम्टम्स होते हैं। तो अब जो आ जाता है हमारे पास क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की गई है स्ट्रोक की। ठीक है, क्लिनिकली हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया है। एक होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, नंबर 2 इवॉल्विंग स्ट्रोक, एंड नंबर 3 कंप्लीट स्ट्रोक।
अच्छा जी, तो हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रोक को जो है ना क्लिनिकली 3 मेन टाइप्स में जो है क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, नंबर 2 इवॉल्विंग स्ट्रोक एंड नंबर 3 कंप्लीट स्ट्रोक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक क्या होता है? अब ये जो है ना याद रखिएगा, जब स्ट्रोक के सिम्टम जो हैं वो लेस देन 24 आवर्स तक लास्ट करें तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक और स्ट्रोक में फ़र्क क्या होगा? एक तो ये 24 आवर्स से कम टाइमिंग का है और स्ट्रोक 24 आवर्स से ज़्यादा जो है टाइम उसके सिम्टम्स होंगे तो वो स्ट्रोक होगा। और दूसरा ये कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में इस्कीमिया होगी, इन्फाक्शन नहीं होगी ब्रेन की, लेकिन स्ट्रोक में जो है ना वो इस्कीमिया एंड इन्फाक्शन दोनों हो जाते हैं, ब्रेन पैरेन्काइमा में इन्फाक्ट भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो कह रहा है कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक 24 आवर्स से कम टाइम का होगा। सिम्टम यूजुअली अपनी पीक पर रीच करेंगे इन द सेकंड्स और फिर वो लास्ट करेंगे फॉर मिनट्स टू आवर्स, मिनट से आवर्स तक वो सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट को, लेकिन जिस तरह डेफिनेशन है वो 24 आवर्स से कम सिम्टम्स होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स को टेंडेंसी भी होती है कि ये रिकर करते हैं, बार बार हो सकते हैं पेशेंट को, और ये स्ट्रोक को हेराल्ड करेंगे, यानी कि इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रोक है। ठीक है। उसके बाद है अगला इवॉल्विंग स्ट्रोक। इवॉल्विंग स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, जब स्ट्रोक के सिम्टम बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाएं ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स और डेज, यानी घंटों से दिनों के अंदर, और वही सिम्टम्स स्ट्रोक के वर्सन हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अब ये इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्विंग स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक है, वर्सन हो रहे हैं सिम्टम। तो इट इज़ थॉट कि जो थ्रोम्बस है वो एक्सटेंड करेगा अपनी साइट ऑफ ओरिजिन से और फिर वो प्रोग्रेसिवली जो कोलेटरल ब्रांचेस है ना उनको भी ब्लॉक करता जाएगा, ओब्लिटरेट करता जाएगा। तो इसीलिए स्टेप वाइज इंक्रीज़ होता जाएगा फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में, यानी जो एक थ्रोम्बस बना था वो फैल रहा है, एक्सटेंड कर रहा है और प्रोग्रेसिवली कोलेटरल ब्रांचेस को भी अब ओब्लिटरेट करता जा रहा है। तो उसकी वजह से स्टेप वाइज जो है, तो स्टेप वाइज मैनर में जो है उसके सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है इंक्रीज़ होगा, उसको कहेंगे इवॉल्विंग स्ट्रोक। कंप्लीट स्ट्रोक अब क्या होता है, जब स्ट्रोक इवॉल्व जल्दी कर जाए, वहाँ पे ग्रेजुअली कर रहा था, घंटों से दिनों के अंदर इवॉल्व कर रहा था, अब यहाँ पे रैपिडली कुछ मिनट्स में ही वो इवॉल्व करेगा, अपनी मैक्सिमम डिसेबिलिटी करवाएगा विद इन आवर और 2 एंड द सिम्टम्स लास्टिंग लॉन्गर देन 24 आवर्स एंड इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रोक। ठीक है। अब ये मिनट से कुछ ही मिनट्स के अंदर जल्दी ही स्ट्रोक हुआ और उसने और ज़्यादा मैक्सिमम पे चला गया, मिनट्स के अंदर मैक्सिमम डिसेबिलिटी करवा दी घंटे 2 में, और इसके जो सिम्टम है वो 24 आवर्स से ज़्यादा लास्ट कर रहे हैं, तभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करें ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक से। ठीक है, ज़्यादा लास्ट करेगा तो ये कहलाएगा कंप्लीट स्ट्रोक। एक और है माइनर स्ट्रोक। माइनर स्ट्रोक क्या होता है, जब पेशेंट जो है ना रिकवर कर जाए विदाउट अ सिग्निफिकेंट डेफिसिट, और वो यूजुअली एक हफ्ते के ही अंदर जो है रिकवर कर जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि इसको माइनर स्ट्रोक हुआ, इतना ज़्यादा उसको डेफिसिट भी नहीं हुआ, हफ्ते के अंदर वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब जो है हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक को। तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक याद रखिएगा क्यों होते हैं, जब ना जो इम्बोलाए होता है, ज़्यादातर केसेस में 90% इम्बोलाए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इम्बोलाए के पैसेज की वजह से, या फिर लेस कॉमनली जब हमारे जो सेरिब्रल परफ्यूजन है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को, वो फॉल कर जाए। क्यों फॉल करेगी, उसके फिर फर्दर कॉजेज़ हैं, कार्डियक डिसएरिथमिया की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई सही नहीं हुई, पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से, या जो एथरोमेटस वर्टिब्रल आर्टरीज़ हैं वहाँ से ब्लड सही से पास नहीं कर पा रहा, रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो ब्रेन की सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो, लेस हो, फॉल हो जाए, या फिर ज़्यादातर इम्बोलाए का पैसेज हुआ हो, तो उसकी वजह से ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होते हैं। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे किस तरह होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल सोर्स होता है ना, ये अब इम्बोला आया कहाँ से, वो असल में एथरोमेटस प्लैक ही होता है, जो कि ज़्यादातर कैरोटिड या वर्टिब्रल आर्टरीज़ में होगा, या फिर फ्रॉम द म्यूरल थ्रोम्बस, यानी कि जो डिजीज़ हार्ट मसल पर ही बना हो। ठीक है, म्यूरल थ्रोम्बस वही होता है ना, ब्लड क्लॉट जो कि वाल ऑफ द ब्लड वेसल पे या फिर एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट पे बने, उसको हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई। तो वही म्यूरल थ्रोम्बाई हो सकता है, या फिर कैरोटिड या वर्टिब्रल आर्टरीज के अंदर एथरोमेटस प्लैक जो है उसकी वजह से ये इम्बोला आया है। ठीक है, और इसने क्या किया है, वहाँ पे जाके जो है ब्लड सप्लाई ब्रेन की ब्लॉक की है, वहाँ पे डिस्लोज होकर वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ होगा और फिर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ होगा। तो लेस कॉमन जो इसके कॉजेज़ है ना ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के, वो कंडीशंस होती हैं जो कि इस्कीमिक स्ट्रोक के अंडर ही हमने पढ़ी थी। इस्कीमिक स्ट्रोक के कॉजेज़ में ये देखिए, कॉजेज़ हमने पढ़े थे इस्कीमिक स्ट्रोक के, जिसमें एक्स्ट्राक्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक कॉज था। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द वेसल्स पे। इंट्राक्रेनियल कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हुई हो तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। वेस्कुलाइटिस की वजह से टाइप्स हमने पढ़ी। ब्लड डिसऑर्डर में पॉलीसाइथीमिया थ्रोम्बोसाइटोसिस, आर्टीरियल डायसेक्शन हो जाए इन वेसल्स की, और मिस्केलेनियस में ड्रग अब्यूज़ हो, कोकेन, एम्फेटामिन या अल्कोहल।
तो यही जो कॉजेज़ हैं इस्केमिक स्ट्रोक के, वही ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक का भी कॉज बनते हैं। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि देयर इज़ अ कंप्लीट फंक्शनल रिकवरी फ्रॉम द ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, क्योंकि हमने कहा 24 आवर से कम टाइम के लिए लास्ट करता है और उसमें फिर कंप्लीटली याद रखिएगा फंक्शनल रिकवरी हो जाती है। थोड़ा सा पेशेंट को इस तरह अटैक होता है स्ट्रोक का, लेकिन फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसमें जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, जो किस हिस्से को, जो हमने पीछे पूरी सप्लाई पढ़ी उस पर डिपेंड करता है कि जो आर्टरी फिर इन्वॉल्व हुई होगी तो उस हिसाब से वो एरिया जो है अफेक्ट होगा, वो सिस्टम उसका, वो मोटर सेंसरी उसके सिम्टम्स अफेक्ट होंगे, उसको सिम्टम्स होंगे। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के अब क्लिनिकल फीचर्स देखें। इसमें होता है क्या है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, इसको ना अचानक से सडन लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा इन वन रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एक रीजन जो है ब्रेन का जिसको ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है, जिसकी आर्टरी ब्लॉक हुई है, वहाँ का सडन लॉस ऑफ फंक्शन होगा। अब इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अपने पीक पर जाएंगे सेकंड्स के अंदर, अचानक से सडनली सेकंड्स में पीक पर जाएंगे सिम्टम, और कुछ मिनट से लेकर घंटों तक रहेंगे, लेकिन वही बात 24 घंटों से कम टाइम तक ये लास्ट करता है। इसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस यूजुअली प्रिजर्व रहेगी, वो बिल्कुल कॉन्शियस होगा। तो कॉन्शियस होगा तो किस तरह के फिर सिम्टम्स होंगे, तो बस उसको वीकनेस होगी, हैवीनेस होगी, नमनेस हो सकती है, विजुअल सिम्टम्स होंगे। ठीक है, कॉन्शियसनेस रहेगी उसकी, बस उसका वो जो एक रीजन है, एक हिस्सा है ब्रेन का, वहाँ का सडन लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, तो उस तरह के उसके फिर कॉरेस्पॉन्डिंग सिम्टम्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए फीचर्स हैं ऑफ द ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। जब इस्कीमिया इन्वॉल्व करे इंटरनल कैरोटिड टेरिटरी को, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड फिर आगे सारी ब्रांचेस दे रही है, हमने पढ़ा था ना, इंटरनल कैरोटिड जाती है, पहले रेटाइनल आर्टरी देगी, फिर स्कल में एंटर होके डिवाइड होती है एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज में। ठीक है, जो हमारी एंटीरियर इंट्राक्रैनियल सर्कुलेशन बनाती है। तो अब इंटरनल कैरोटिड में ही जो है अगर इस्कीमिया, इंटरनल कैरोटिड की जो टेरिटरी है वहाँ पर अगर इस्कीमिया हुई है तो कौन से फीचर्स होंगे, तो उसमें हमारे पास एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल वाले जो भी एरियाज़ हैं वो अफेक्ट होंगे, जिसमें हमारे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जिन एरियाज़ को सप्लाई कर रही थी, हमने पढ़ा था ऊपर पैराइटल लोब तक पूरा, हमारा मीडियल सरफेस पूरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पैराइटल लोब तक, फिर उसमें मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था, कॉन्ट्रालेटरल लेग का और ब्लेडर का, और मैच्योरेशन सेंटर इनहिबिटरी इनको भी करती है। ठीक है, जबकि मिडल सेरिब्रल आर्टरी हमने पढ़ा कि जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पूरा लेटरल सरफेस होता है उसको करेगी, उसको मोटर और सेंसरी सप्लाई भी करेगी, ब्रोकाज और वेर्निकीज एरिया को, विजुअल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया। तो अब अगर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के जो फीचर्स हैं, जब इस्कीमिया इन्वॉल्व करे इंटरनल कैरोटिड टेरिटरी को, तो कौन से फीचर्स होंगे इन एरियाज़ वाले, वीकनेस और हैवीनेस होगी कॉन्ट्रालेटरल आर्म, लेग एंड फेस में सिंगली और इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना मोटर और सेंसरी एरिया, फेस हैंड आर्म के अफेक्ट होने, तो वहाँ पे वीकनेस भी होगी, याद रखिएगा वीकनेस होती है पेशेंट को, पेन नहीं है, वीकनेस एंड हैवीनेस। नमनेस क्योंकि सेंसरी अफेक्ट हो रहा है, या पैरेस्थीसियाज में आल्सो अकर आइदर एज अ सोल मैनिफेस्टेशन और इन कॉम्बिनेशन विद द मोटर डेफिसिट। एफेजिया भी हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि उसको वर्निकीज और ब्रोकाज एरिया अफेक्ट हो रहे हैं। विजुअल लॉस, ठीक है, इसमें हमारा विजुअल कॉर्टेक्स भी आ जाता है, जिसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी करेगी ब्लड सप्लाई। तो विजुअल लॉस एक आंख में हो सकता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो उसको हम कहते हैं एमोरोसिस फ्यूगैक्स। ठीक है, जो कि असल में पेनलेस टेम्पररी लॉस ऑफ विजन हो जाता है वन और बोथ आइज़ में, तो वो भी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में हो सकता है, पेनलेस। अब आता है फीचर ऑफ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इस्कीमिया इन्वॉल्व वर्टिब्रो-बेसिलर टेरिटरी। वर्टिब्रो-बेसिलर टेरिटरी हमारी कैसे बनती है, वर्टिब्रो-बेसिलर में 3 ब्लड वेसल्स होती है, हमने पहले डिस्कस किया, मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि उसमें वर्टिब्रल आर्टरी होती है, बेसिलर आर्टरी होती है और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, मिलाकर वर्टिब्रो-बेसिलर कहते हैं। सप्लाई 3 एरियाज़ को करती है, हमारे ब्रेन स्टेम को, थैलेमस को और पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पोस्टीरो एंड मीडियल। ठीक है, तो अब इसमें अगर इसकी टेरिटरी में अगर इस्कीमिया हुआ है तो कौन से फीचर्स होंगे, सेरिबेलम वाले सारे, ये वर्टाइगो होगा, अटेक्सिया, डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, डिमनेस या ब्लरिंग ऑफ द विजन, पेरी ओरल माउथ के अराउंड नमनेस होगी, वीकनेस या सेंसरी लॉस होगा, वन, बोथ या अल्टरनेटिंग साइड्स ऑफ द बॉडी, और ड्रॉप अटैक होंगे पेशेंट को, क्यों, ड्यू टू द बायलेटरल लेग वीकनेस। ठीक है, ये ड्रॉप अटैक भी हो सकते हैं। तो ये हो गया अगर वर्टिब्रो-बेसिलर टेरिटरी इन्वॉल्व होगी इन द ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। तो इस तरह से आपने मतलब क्लिनिकल फीचर को क्लासीफाई कर देना है कि अगर कौन सी टेरिटरी जो है वो इन्वॉल्व होगी तो कौन से फीचर्स होंगे। अब आता है एग्जामिनेशन आपने करनी है विद पेशेंट विद द ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। तो जब आपने एग्जामिनेशन की पेशेंट की तो उसको फ्लैसिड वीकनेस भी हो सकती है, सेंसरी लॉस भी आपको मिल सकता है उसका, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स,
ये सारी चीज़ें आपको उसकी अफेक्टेड साइड पे मिलेंगी। ठीक हो गया, फ्लैसिड वीकनेस, सेंसरी लॉस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स। अब कैरोटिड ब्रूई जो है वो भी प्रेजेंट कर सकती है। कैसे? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में फ्लैसिड वीकनेस होगी, सेंसरी लॉस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स ऑन द अफेक्टेड साइड। ठीक है। अब इम्बोलस की सोर्स जो है वो आपको एविडेंट हो सकती है, सच एज अगर वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ या एंडोकार्डाइटिस है तो उससे आपको आइडिया होगा, कोई रीसेंट उसको एमआई हुआ था, ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इम्बोलस का सोर्स हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हुई है तो उसमें भी इम्बोलिज्म होता है, थ्रोम्बस बनता है, तो वो इम्बोला बन के और म्यूरल थ्रोम्बा बनेगा। ठीक है, तो इम्बोलस बन सकता है। अब एसोसिएटेड डिजीज़ भी आपको एविडेंट मिल सकती है, जैसे कि एथीरोमा, पेशेंट को हाइपरटेंशन भी आपको मिल सकती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या लो कार्डियक आउटपुट, तो ये इंडिकेट करता है कि हाइपोटेंशन की वजह से उसको ब्लड सप्लाई नहीं हुई, सेरेब्रल परफ्यूजन नहीं हुई। डायबिटीज़ मेलाइटिस मिल सकता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी हो सकता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, या इवन डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो है वेसल्स स्टिफ हो जाती हैं, और टाइप 2 में तो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो आपको ये साथ में एसोसिएशंस मिल सकती हैं। अब जो है टेबल में इसने फीचर्स ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को जो है कैटेगराइज कर दिया है कि एंटीरियर सर्कुलेशन जो हमारा कैरोटिड सिस्टम बना रहा है, ठीक हो गया, जिसमें एंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरी कलेक्टिवली आ रही हैं। दूसरी पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम बना रहा है, तो उसमें कौन से फीचर्स होंगे? कैरोटिड सिस्टम वाले जो हैं उसमें हेमी पेरेसिस हाफ लिम्ब की पैरालिसिस होगी, हेमी सेंसरी लॉस भी होगा, एफेजिया होगा, एमारोसिस फ्यूगैक्स सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, और हेमी एनोपिक विजुअल लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको तभी याद होंगी जब आपकी ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, जो मैंने पहले आपको टेबल समझाया, वो आपको फिंगर टिप्स पर याद होगा, एरियाज़ कौन से को सप्लाई कर रही है, तो आपको क्लिनिकल फीचर्स याद हो जाएंगे। इसी तरह पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है वो थैलेमस को, ब्रेन स्टेम और पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई कर रहा था। तो उसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं, अगर इनमें ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो तो पेशेंट को डिप्लोपिया, वर्टाइगो, वॉमिटिंग होगी, चोकिंग एंड डिसआर्थरिया, अटेक्सिया, हेमी सेंसरी लॉस, ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेजिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी रेयर है। एमरोसिस फ्यूगैक्स मैंने आपको बताया कि ट्रांजिएंट मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस जो है ना, वन आई या बोथ आई इसको भी अफेक्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं एमरोसिस फ्यूगैक्स। ये ट्रांजिएंट होता है, ठीक है, रिवर्सिबल है। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेजिया क्या है? इसमें ना एपिसोड्स होते हैं एमनेजिया के, यानी यादाश्त चली जाती है विथ कन्फ्यूजन। एपिसोड ऑफ एमनेजिया होंगे विथ कन्फ्यूजन लास्टिंग फॉर सेवरल आवर्स कॉज्ड बाय इस्कीमिया पोस्टीरियर सर्कुलेशन। ठीक है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन की इस्कीमिया हुई है, उसकी वजह से कुछ घंटों तक जो है ना एमनेजिया के साथ कन्फ्यूजन भी होगा पेशेंट को। क्यों हुआ है? क्योंकि पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट हुआ है उसको, तो उस वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। अभी हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में पेशेंट आया है, इस तरह के फीचर्स प्रेजेंट कर रहा है, तो डिफरेंशियल डीडी जो है ट्रांजिएंट लॉस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन की क्या हो सकती हैं? ट्रांजिएंटली अगर किसी का सेरेब्रल फंक्शन लॉस हुआ है तो उसमें फोकल एपिलेप्सी भी हो सकता है या माइग्रेन भी हो सकता है। फोकल एपिलेप्सी जो है उसमें फिर पेशेंट जो है ना हिस्ट्री ऐसे प्रेजेंट करेगा कि उसको साथ में अकम्पनीड बाय जर्किंग ऑफ द लिम्स, ठीक है, उसमें जर्किंग ऑफ द लिम्स होगी पेशेंट को एपिलेप्सी में। लेकिन ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में ऐसा नहीं होता जर्किंग, और इसलिए आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जबकि माइग्रेन में हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस तो होंगी, लेकिन हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में नहीं हो रही। विजुअल डिस्टर्बेंस हो रही है लेकिन वो उस तरह की नहीं है जो माइग्रेन में हो रही है, जो स्पेशल जिगजैग लाइंस और ऑरा होता है, उस तरह की विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं है। एमरोसिस फ्यूगैक्स होता है और माइग्रेन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है, और हेडेक नहीं होता। अब आता है इन्वेस्टिगेशंस। आपके पास पेशेंट आया ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का, आपको लग रहा है, अब आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे? उसमें आपने उसकी ब्लड सीपी करवानी है। ये क्यों करवा रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन? उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्यों उसको ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ, क्यों उसको ये थोड़ी देर के लिए लेस देन 24 आवर वाला स्ट्रोक हुआ। तो ब्लड सीपी आपने करवाई। इसके अलावा आपने फास्टिंग ब्लड शुगर करवानी है उसको, डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए। सीरम कोलेस्ट्रॉल आप चेक करेंगे, लिपिड प्रोफाइल वगैरह। ईसीजी करवाएंगे, एरिथमियाज रूल आउट कर लिए। एक्सरे चेस्ट करवाएंगे कोई इम्बोलाई वगैरह को रूल आउट करने के लिए, या एब्सेस, या बहुत से कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, एक्सरे चेस्ट से इंडिकेट होगा आपको। इकोकार्डियोग्राफी, अगर कार्डियक सोर्स आपको ज़्यादातर लग रहा है कि कार्डियक कॉज है जिसकी वजह से इसको हुआ है, एंडोकार्डाइटिस या म्यूरल थ्रोम्बा है, तो इसलिए आप इको भी करवाएंगे। ब्लड कल्चर करवाएंगे अगर एंडोकार्डाइटिस सस्पेक्टेड है तो।
एंड कैरोटिड डॉपलर आपने करवाना है, जो कि ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन को वो आपको शो करेगा कि कहाँ पे ऑक्लूजन है या एथ्रोमेटस प्लैक जो है कहाँ पर लॉज्ड है, वो एम्बोला है कहाँ पर है, वो आपको कैरोटिड डॉपलर से पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो को जो है ना इंडिकेट करता है कि कहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है। ये इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी है। अब इमेजिंग की बात करें तो सारे जो पेशेंट हैं ना जो आपको सस्पेक्टेड हैं स्ट्रोक के साथ, तो उनमें आपने अर्जेंट ब्रेन सीटी करवाना होता है, ठीक है, ये नॉन कंट्रास्ट सीटी होता है, याद रखिएगा। तो अर्जेंट ये सीटी करवाएंगे या फिर आप एमआरआई करवा सकते हैं अर्जेंट, बीइंग इमीडिएटली वेयर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल बट विद इन द 24 आवर्स आपने करवानी है, ठीक है। वो लोग जो कि थ्रोम्बोलाइसिस के लिए कैंडिडेट हैं, जिसको फिर आपने थ्रोम्बोलाइसिस देनी होती है, फिर उनको फिर आपने ब्रेन इमेजिंग बहुत जल्द से जल्द करवानी होती है, ठीक है, क्योंकि फिर उनको थ्रोम्बोलाइसिस भी देनी होती है। थ्रोम्बोलाइसिस का भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप नहीं दे सकते, तो उनकी इमेजिंग करवानी है। आल पेशेंट विद कैरोटिड आर्टरी टेरिटरी सिम्टम्स हु वुड पोटेंशियली बी कैंडिडेट फॉर कैरोटिड रीवास्कुलराइजेशन, ठीक है। कैरोटिड की टेरिटरी में अगर किसी को हुआ है एम्बोलाई वगैरह या एथेरोस्क्लेरोसिस, तो फिर उनकी कैरोटिड रीवास्कुलराइजेशन होगी, तो उनकी भी अर्जेंट आपने कैरोटिड इमेजिंग करवानी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि कैरोटिड में या तो स्टीनोसिस है, तो फिर उसकी एंड आर्टरेक्टमी हो जाए, तो उसके लिए इमेजिंग ही ज़रूरी होती है ना, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर पैथोलॉजी है, ठीक हो गया। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सबकुटेनियस एंजियोप्लास्टी भी उसमें में आ जाता है, ठीक है। तो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा मकसद यही होता है, एम यही होता है कि हम फर्दर इस तरह के अटैक को प्रिवेंट करें और स्ट्रोक होने से प्रिवेंट करें, यानी फर्दर इस तरह का ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आगे ना हो और स्ट्रोक ना हो पेशेंट को, तो उसके लिए आपने फिर प्रिवेंशन देनी होती है, ठीक है। तो एम्बोलाइजेशन जो है अगर एक्स्ट्रा क्रेनियल या इंट्राक्रेनियल सेरेब्रोवास्कुलर सर्कुलेशन से हुई है, कोई एम्बोला आया है, आइदर वो एक्स्ट्रा वास्कुलर है एक्स्ट्रा क्रेनियल है या इंट्रा क्रेनियल है, तो उसमें आपने